आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा, हीट। हीट क्या होती है? हीट का सामान्य परिचय बोले तो 5 वैज्ञानिक याद रखना है: लेवोसिया, रमफोर्ड, हेम्फ्री डेवी, निकोलस क्लीमेंट, जेम्स पेस्कॉट जूल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेवोसिया। लेवोसिया ने ऊष्मा के लिए क्या बताया? सन 1787 ईस्वी में लेवोसिया ने बताया कि लेवोसिया ने सन 1787 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था कैलोरिक सिद्धांत। कैलोरिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा था? प्रत्येक पदार्थ में कैलोरिक नाम का एक गुण होता है। तो जो भी पदार्थ होगा उसमें कोई कैलोरिक नाम का गुण होगा। उस गुण से ये पता लगा है कि अगर किसी पदार्थ में वो कैलोरिक का मान ज़्यादा है तो वो पदार्थ गर्म होगा, और जिस पदार्थ में कैलोरिक का मान कम है वो पदार्थ ठंडा होगा। अतः कैलोरिक सिद्धांत में कहा गया है कि जिस पदार्थ में कैलोरिक का मान ज़्यादा होगा उसमें वो पदार्थ गर्म होगा, और जिस पदार्थ में कैलोरिक का मान कम होगा वह पदार्थ ठंडा होगा। कैलोरिक ज़्यादा पदार्थ गर्म, कैलोरिक कम पदार्थ ठंडा। अतः लेवोसिया को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, और इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज की थी। फिर आए रमफोर्ड सन 1798 ईस्वी में आए। रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ऊष्मा ऊर्जा का रूप होती है। ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा का रूप। ये सिर्फ इन्होंने सैद्धांतिक रूप से बताया था, इसको प्रायोगिक रूप से नहीं बताया। इसको प्रायोगिक रूप से जूल नामक वैज्ञानिक ने पुष्टि की थी ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम ने। सैद्धांतिक रूप में बताया था ऊष्मा ऊर्जा का रूप होती है रमफोर्ड ने, और इसका प्रायोगिक रूप बताया था अपने जूल ने ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में। रमफोर्ड ने कहा था ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर होती है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। ये भी सैद्धांतिक रूप में बताया। इसका भी प्रायोगिक रूप जूल ने अपने नियम में इसकी पुष्टि की थी। उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर वायु जो ऊष्मा जाती है उसका भी पुष्टि जूल ने किया था। ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। ऊष्मा का विद्युत रूप उदासीन होता है। जो ऊष्मा होती है उसका जो विद्युत रूप होता है वो उदासीन होता है, जिससे प्लस माइनस अथवा उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से प्रभावित नहीं होता। यदि हम चाय के कप को एक जगह रख के गर्म चाय के कप को रखेंगे और उसके एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस प्लेट लगाएंगे तो वो धुआं प्लस की तरफ जाएगा या माइनस की तरफ? वो प्लस की तरफ भी नहीं जाएगा और माइनस की तरफ भी नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा। अतः जो ऊष्मा होती है वो उदासीन होती है, न प्लस से उसको फर्क पड़ता है और न माइनस का। और फिजिक्स में प्लस माइनस क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। रमफोर्ड के अनुसार जो कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदला जा सकता है, अपन जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदल सकते हैं, परंतु जो ऊष्मा है पूर्ण रूप से कार्य में नहीं बदली जा सकती। कार्य को हम 100% ऊष्मा में बदल सकते हैं, लेकिन ऊष्मा को अपन 100% कार्य में नहीं बदल सकते। किसने कहा था? रमफोर्ड ने कहा था। फिर है हेम्फ्री डेवी। 1801 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी आए। इन्होंने एक बात ही कही थी, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को दबाकर पिघलाया जा सकता है। क्या कहा था 1101 ईस्वी में? बर्फ़ के टुकड़ों को दबाकर पिघलाया जा सकता है। इसमें हमको 3 बात याद रखनी है। सबसे पहले, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिससे बर्फ़ पानी में तैरता है। ये अपन को याद होना चाहिए। बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है, अतः बर्फ़ चौड़ाई में होता है। अतः यदि हम बर्फ़ का आयतन कम कर दें तो वह पानी में बदल जाएगा। अगर हम बर्फ़ का आयतन कम कर दें तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अतः हेम्फ्री डेवी ने जब बर्फ़ के टुकड़ों को दबाया तो उसका दाब बढ़ गया। दाब बढ़ने से उसका आयतन घट गया। आयतन घटने से बर्फ़ पानी में बदल गया। हेम्फ्री डेवी ने क्या कहा था? 2 बर्फ़ के टुकड़ों को दबाकर पिघलाया जा सकता है। ये उन्होंने सिद्ध भी किया। बर्फ़ का घनत्व ज़्यादा होता है, पानी का घनत्व कम होता है, जिससे बर्फ़ पानी में तैरता है। बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बर्फ़ का जो पानी का जो घनत्व होता है वो लगभग 1000 के आसपास होता है, और जो 1000 डेंसिटी होता है, और मनुष्य की डेंसिटी 1050 के आसपास होती है, जिससे वह पानी में डूबता है। मृत सागर सुना होगा। मृत सागर की डेंसिटी होती है 1150 और मनुष्य की होती है 1050। अतः मृत सागर में मनुष्य डूब नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पानी बहुत खारा है और उसकी डेंसिटी मनुष्य की डेंसिटी से ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें कम डेंसिटी वाला नहीं डूब सकता, मनुष्य उसमें नहीं डूब सकता। तो हेम्फ्री डेवी ने अपना बता दिया। उसके बाद आए थे निकोलस क्लीमेंट। निकोलस क्लीमेंट ने 1125 ईस्वी में एक ही बात कही थी
उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। निकोलस क्लीमेंट ने 1825 में क्या कहा था? उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। सिर्फ एक बात कही थी, उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। फिर आए अपने जेम्स पैस्कॉट जूल। अपन पूरा नाम याद नहीं रखते, जूल सबको पता है, लेकिन पूरा नाम क्या? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। 1840 ईस्वी में आए थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उष्मागतिका का प्रथम नियम, जिसे हम जूल का नियम भी कहते हैं। इन्होंने बात क्या कही थी? कार्य और उष्मा परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या होता है? कार्य और जो उष्मा है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल टू H, कार्य उष्मा के समानुपाती होता है। जब कार्य और उष्मा के समानुपाती होता है तो उसके बीच में एक J नाम का नियतांक आता है, जिसे हम सामान्य भाषा में जूल नियतांक कहते हैं। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। J का वास्तविक नाम क्या है? उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। हम सामान्य नाम में जूल नियतांक कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। जूल का मान लगभग होता है 4.18 जूल प्रति कैलोरी। जूल का वास्तविक मान क्या है? 4.18 जूल प्रति कैलोरी। इसे हम लमसम 4.2 जूल कैलोरी भी लिख सकते हैं। अतः कैलोरी बड़ा होता है या जूल? कैलोरी बड़ा होता है। अतः एक कैलोरी में हम 4.18 जूल होता है तथा एक जूल में 1/4.18 कैलोरी होता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है और एक जूल में 1/4.18 कैलोरी होता है। तीन बात याद रखनी है जेम्स पैस्कॉट जूल के सिद्धांत में। जूल ने के अनुसार किसी भी उष्मा इंजन की अधिकतम दक्षता 25% हो सकती है। जूल के अनुसार उष्मा इंजन की अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है? 25%। 25% के अंदर ही इंजन उष्मा इंजन बन सकता है, उससे अधिकतम संभव नहीं है, जूल ने कहा। एक वैज्ञानिक आया कानोक नाम का, उसने कहा मैं उष्मा ऐसा इंजन बनाऊंगा जो 100% दक्षता देगा। इस वैज्ञानिक ने ऐसे इंजन के निर्माण की प्रयास की जिसकी दक्षता 100% हो, परंतु उसने प्रायोगिक रूप से क्या हुआ? असफल। अतः कानोट ने प्रयोग किया 100% दक्षता के लिए, लेकिन असफल रहा। इससे वैज्ञानिकों ने एक नियम लाया, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इस उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कहना है कि ऐसी किसी भी उष्मा इंजन की कल्पना नहीं की जा सकती जिसकी दक्षता 100% हो। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि ऐसे किसी भी उष्मा इंजन की कल्पना नहीं की जा सकती जिसकी दक्षता 100% हो। इस नियम के आने से 100% वाली दक्षता पर रोक लग गई। अतः उष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये कहता है 100%। फिर हम आए उष्मा के प्रकार। उष्मा 3 प्रकार की होती है, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, उष्मीयमान। विशिष्ट उष्मा सामान्य भाषा में बोले तो जो उष्मा में हम क्या बोल सकते हैं सामान्य रूप में? विशिष्ट उष्मा को जो तापमान में वृद्धि होती है परंतु अवस्था परिवर्तन न हो। किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन हो लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तन न हो, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। जैसे पानी को गर्म किया तो पानी को गर्म किया है तो सिर्फ गर्म हुआ है एक टेम्परेचर तक, वो परिवर्तित नहीं हुआ है। विशिष्ट उष्मा किसी भी पदार्थ को प्रदान की गई वह उष्मा जिसमें पदार्थ के तापमान में वृद्धि हो परंतु उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। मतलब उसके जो भी पदार्थ है उसके तापमान में परिवर्तन हो, उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं हो, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। गुप्त उष्मा क्या होती है? जिस पदार्थ को उष्मा प्रदान करेंगे उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो, मतलब पानी से भाप बन जाए या बर्फ से पानी बन जाए, अवस्था परिवर्तन हो रही है तो वो गुप्त उष्मा होती है। जिसमें तापमान परिवर्तन हो, विशिष्ट उष्मा, अवस्था परिवर्तन हो, गुप्त उष्मा। उसमें म्यान क्या होता है? प्रति 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो प्राप्त उष्मा है वो ईंधन की उष्मीयमान कहलाती है। प्रति ग्राम ईंधन को जलाने पर प्राप्त उष्मा उस ईंधन का उष्मीयमान कहलाती है। 1 ग्राम ईंधन को जलाते हैं तो उससे जो प्राप्त उष्मा होती है उस ईंधन की उष्मीयमान कहलाती है। सर्वाधिक उष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का। अतः भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हाइड्रोजन को। यह आज की क्लास यहीं तक पढ़ेंगे अपन। उष्मा के 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा और उष्मीयमान। विशिष्ट उष्मा तापमान में वृद्धि होती है पर अवस्था परिवर्तन नहीं होती। गुप्त उष्मा इसमें अवस्था परिवर्तन होता है सीधा, परंतु तापमान परिवर्तन नहीं होता। उष्मीयमान प्रति ग्राम किलो में ईंधन को जलाने पर जो उष्मा प्राप्त होती है वो उस ईंधन की उष्मीयमान होता है। सर्वाधिक उष्मीयमान हाइड्रोजन का होता है। भविष्य का ईंधन भी हम हाइड्रोजन को कह रहे हैं। चलो आज के लिए बहुत है।